हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम ड्यून और ड्यून 2 की स्टोरी देखने वाले हैं। दोनों मूवी को एक साथ देखेंगे तो हमें मूवी समझ आएगी। ये कहानी हमारी फ्यूचर से बहुत आगे 10,191 की है। इंसान अब तक बहुत तरक्की कर चुके हैं। वो अलग अलग प्लानट में बस गए हैं। मूवी को देखने से पहले हम इन 4 प्लानट के बारे में जान लेते हैं। पहला प्लानट है अराकिस, जो एक रेगिस्तानी प्लानट है। वहाँ धूप 150 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर भी ये प्लानट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ रेत की तरह दिखने वाला खनिज है जिसे हम स्पाइस कहते हैं। इसे ड्रग्स की तरह यूज करने से शरीर में सुपर पावर आ जाता है और जीवन को सुरक्षित रखता है। इसका ज्यादा सेवन करने से इंसानों की आंखें ब्लू कलर की हो जाती है। इस प्लैनेट पर सैंड वर्म्स है, जिस कारण खनिज वहाँ बनता है। इंसान इतने डेवलप हो चुके हैं कि उन्हें कंप्यूटर और रोबो की जरूरत नहीं। खनिज को यूज करके उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। दूसरा प्लैनेट है क्लाइडन। इस प्लैनेट में रहने वालों को हाउस अट्रैक्टिव कहते हैं। वहाँ का प्रिंस इस मूवी का हीरो पॉल है। तीसरा प्लैनेट है गिडी प्राइम प्लैनेट। वो प्लैनेट एकदम डार्क है। वहाँ के लोगों को हरकोनेंस कहते हैं। हरकोनेंस अराकिस पर कब्जा करके वहाँ के खनिज को लेकर आते हैं। चौथा प्लैनेट है काइटन। यहाँ के सम्राट के पास एक खतरनाक आर्मी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए इन तीनों प्लैनेट के लोग वहाँ के सम्राट की बात मानते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की अपनी वॉइस ओवर में कहती है, इसका नाम जैनी है। वो बताती है कि मेरा प्लैनेट अराकिस बहुत ही सुंदर है, जो सूरज के ढलने के साथ निखरता है। रेत में चलती हुई हवा में से खनिज दिखता है। शाम ढलते ही खनिज इकट्ठा करने हरकोनेस आ जाते हैं। दिन की गर्मी से बचने के लिए वो लोग रात को आते हैं। वो हमारी आंखों के सामने हमारी जमीन को तबाह कर देते हैं। ये हरकोनेस मेरे जन्म से कई साल पहले आए थे। आज तक मैंने अपने लोगों पर अत्याचार होते देख रही हूँ। खनिज की पैदावार पर कब्जा करके वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, सम्राट से भी कई ज्यादा। हमारी योद्धा हारकोनेस पर हमला करके भी हमारे अराकिस को छुड़ा नहीं पाए। एक दिन सम्राट के लोग वहाँ आए। ये देखते ही हारकोनेस गायब हो गए। हमें पता नहीं कि हमारा अगला सम्राट कौन होगा। कैलाडन में हीरो को दिखाते हैं। उसे एक सपना आता है जिसमें एक लड़की जिसकी आंखें ब्लू है। हीरो को ये सपना हमेशा आता है। सुबह उठ के वो ब्रेकफास्ट करने जाता है। उसकी मॉम का नाम जेसिका है। वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ गए, राजदूत के आने से पहले तुम तैयार हो जाओ। इसके पास बहुत सारे पावर हैं। वो अपने बेटे को पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है। फिर उसे देख के कहती है कि तुम बहुत थके लग रहे हो। फिर से वही सपना। वो कहता नहीं। पॉल एक किताब में अराकिस के बारे में पढ़ता है। उस किताब में लिखा रहता है कि अराकिस के अधिक तापमान की वजह से अराकी शहरों के बाहरी इलाकों को जानलेवा बना देते हैं। वहाँ के रेतीले तूफान लोहे को भी काट देते हैं। वहाँ के निवासी को फ्रेमन कहा जाता है। वो उस वीराने में जिंदा रहना सीख चुके हैं। ये अराकिस के एकांत इलाकों में रहना पसंद करते हैं। फ्रेमन के अलावा वहाँ पर कई विशाल रेत कीड़े रहते हैं जिन्हें फ्रेमन शाही उलूद भी कहते हैं। लंबे समय से खनिज का उपयोग करने की वजह से इनकी आंखें ब्लू कलर की हो जाती है, यानी इवान की आंखें। फ्रेमन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वो खतरनाक है और गैर भरोसेमंद है। फ्रेमन के लिए खनिज एक मायावी तत्व है जो जीवन कायम रखती है और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। शाही परिवारों में खनिज का इस्तेमाल सितारों के बीच सही राह को ढूंढने के लिए की जाती है। इसके बिना अनंत ब्रह्मांड का सफर असंभव है। इसी वजह से खनिज पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेशकीमती तत्व है। काइटन प्लैनेट से राजदूत सम्राट का आदेश लेकर आते हैं। उन्हें वेलकम करने के लिए पॉल के डैड ड्यूक लेटो, मॉम जेसिका और पॉल के टीचर जो उसे तलवारबाजी सिखाते हैं, सब लोग मौजूद रहते हैं। राजदूत कहता है कि अटेडिस वंश के लोगों को सम्राट ने आदेश दिया है कि अराकिस ग्रह जाकर उनकी खिदमतगार करके अपना कर्तव्य निभाएं। क्या आपको ये स्वीकार है? ड्यूक कहते हैं कि हम लोग अटेडिस वंश के हैं। ऐसा कोई फर्ज नहीं जो हम न अदा करें, ऐसा कोई विश्वास नहीं जो हम न निभाएं। सम्राट चाहते हैं कि हम अरकिस पर शांति कायम रखें। अटेडिस वंश ये स्वीकार करता है। वो स्वीकार पत्र पर अपना मोहर लगाते हैं। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। पॉल डंकन से मिलता है। ये एक सोल्जर है और पॉल का बहुत अच्छा दोस्त। पॉल कहता है कि तुम कल अराकिस जाने वाले हो एडवांस टीम के साथ। वो कहता है हाँ। पॉल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। वो कहता है नहीं, तुम अपने मॉम डैड के साथ आओ। पॉल कहता है कि मुझे कुछ सपने आते हैं अराकिस और फ्रेमन की। मुझे तुम फ्रेमन के साथ दिखते हो। वो कहता है यानी मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। ये तो अच्छी बात है। पॉल कहता है कि मैंने देखा है कि तुम लड़ाई में हार के मर चुके हो। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम नहीं मरते। वो कहता मैं नहीं मरूंगा। पॉल कहता तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो। वो कहता है अंधेरों से कहानी बनती है लेकिन खुली आंखों से हकीकत दिखती है। वो वहाँ से जाने लगता है। फिर मुड़ के कहता है अराकिस में मिलते हैं छोटे उस्ताद। वहाँ से पॉल अपने डैड के पास जाता है और कहता है मैं डंकन और उसके एडवांस टीम के साथ अराकिस जाने की इजाजत लेने आया हूँ। वो कहते हैं कि इजाजत नहीं है। पॉल कहते हैं कि मैंने फ्रेमन भाषा सीख ली है। वो कहते हैं तुम हमारे साथ चलोगे। तुम अटेटिस वंश के भविष्य हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो।
अराकिस पर कदम रखते ही खतरा हमारे सामने होगा। पॉल पूछता है कैसा खतरा, फ्रामन या रेगिस्तान? वो कहते हैं राजनीतिक खतरा। महान सदन नेतृत्व के लिए हमारी ओर देखते हैं। ये सम्राट को पसंद नहीं, उनसे उन्हें खतरा हो सकता है। अराकिस की पकड़ में हार्कोनन्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। दोनों के बीच जंग छिड़ जाएगी जिससे दोनों वंश कमजोर पड़ सकते हैं। अगर हम अराकिस और उनकी ताकत पर कब्जा कर ले तो हमसे ताकतवर और कोई नहीं होगा। पॉल पूछता है कैसे होगा? खनिज पर कब्जा करके, और हमें और हार्कोनन्स में क्या फर्क पड़ेगा? वो कहते हैं कि फ्रामन को अपने साथ मिलाकर, इसलिए मैंने डंकन को वहाँ भेजा है। यहाँ कैलेडन पर हम राज करते हैं, हवाई ताकत और समुद्री ताकत पर। अराकिस पर हमें रेगिस्तानी ताकत पर राज करना होगा। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम सभा में आकर बैठो और मुझसे कुछ सीख लो। पॉल कहता है अगर मैं अरेटी वंश का भविष्य नहीं हुआ तो? वो कहते हैं कि मैंने भी अपने पिता से ही कहा था, मुझे पायलट बनना है। तुम्हारे दादा ने कहा कि एक महान शक्ति को कभी राज करने की इच्छा नहीं होगी, किस्मत उसे मौका देती है। अगर तुम्हारा जवाब ना है तभी तुम मेरे लिए वही रहोगे जो अब हो मेरे बेटे। मैं अपनी राह ढूंढ चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम भी ढूंढ लोगे। गुर्नी पॉल को तलवार सिखाता है। पॉल को बताता है कि अराकिस पर हार्कोनन्स 80 साल तक राज किए। मैंने उन्हें देखा है, वो इंसान नहीं जल्लाद है। तुम्हें सबके लिए तैयार रहना होगा। गिडी प्राइम प्लैनेट को दिखाते हैं। ये प्लैनेट बहुत ही डार्क है। यहाँ के लोगों को हार्कोनन्स कहते हैं। रॉबन बहुत ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि अराकिस ड्यूक को मिल गया है। रॉबन का अंकल जो इन सब का लीडर है वो कहते हैं कि ये सब हमारे फायदे के लिए हो रहा है। पॉल से मिलने एक लेडी आती है। वो पॉल के सपने के बारे में जानना चाहती है। पॉल को देखते ही उसे लगता है कि यही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। पॉल का हाथ एक बॉक्स के अंदर डालने को कहती है। वो पूछता है कि इसमें क्या है? वो कहती है कि इसमें दर्द है। उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ डालता है। वो लेडी एक पॉइजन नीडल को पॉल के गले में रखती है और कहती है अगर तुम उस बॉक्स से हाथ निकालोगे तो ये नीडल मैं तुम्हें लगा दूंगी और तुम मर जाओगे। पॉल को बहुत दर्द होता है लेकिन वो अपना हाथ नहीं हटाता। पॉल की मॉम बाहर खड़े होकर रोती है। उसे मालूम है कि उसका बेटा अब दर्द में है। थोड़ी देर बाद वो लेडी उस बॉक्स से पॉल को हाथ हटाने को कहती है। पॉल अपना हाथ देखता है, उसके हाथ में कुछ नहीं हुआ रहता। उसे पता चल जाता है कि पॉल ही वो मसीहा है। वो लेडी वहाँ से चली जाती है। पॉल की मॉम पॉल से बताती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी, एक मसीहा आएगा जो सभी प्लैनेट में शांति लेकर आएगा। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पॉल अपनी मॉम, डैड और पूरी आर्मी के साथ अराकिस प्लैनेट निकल पड़ते हैं। पॉल अराकिस पहुंचते ही वहाँ के काफी लोग उसे देखने आए हैं। वे लोग उसे मसीहा समझ रहे हैं। ड्यूक खनिज को इकट्ठा करने का ऑर्डर देते हैं। पॉल को पता चलता है कि इस रेगिस्तानी पर सैंड वर्म्स भी रहते हैं जो कि चलने की साउंड सुनकर उन पर अट्रैक्ट होते हैं। उनसे बचने के लिए फ्रेमन एक ऐसे पेट्रोल पर चलते हैं जहाँ से रेत का नेचुरल साउंड निकलता है। हंटर बग की मदद से कोई पॉल को मारने की कोशिश करता है। पॉल को पता चलता है कि ये हार्कोनन्स हैं जो यहाँ पर पहले खनिज को लेकर जाते थे। सम्राट ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और ये काम पॉल के डैड ड्यूक को दे दिया। इसलिए हार्कोनन्स इन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। इसलिए उन्होंने पॉल को मारने की कोशिश की। पॉल के डैड फ्रीमन के लीडर को अपने पास बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह से पहले होती थी। तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। पॉल की डैड उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं लेकिन फ्रीमन का लीडर कहता है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से चले जाओ। फ्रीमन के पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं है इसलिए वो इनका सामना नहीं कर सकते। अगले दिन फ्रीमन का लीडर पॉल अपने डैड के साथ एक ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन माइनिंग कर रही है। ये मशीन जमीन के नीचे से खनिज को निकाल रही है। इस रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है और यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है सैंडवर्म्स की। ये मशीन को निगल लेता है। वो कीड़ा दिखने में बहुत बड़ा दिखता है। पॉल और उसके पिताजी कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर ये मशीन है। पॉल के डैड देखते हैं कि एक रेतीला कीड़ा उस मशीन की तरफ बढ़ रहा है। वे लोग एक ड्रोन को बुलाते हैं। ये ड्रोन इस मशीन को उठा के दूसरी जगह पे रख देगा लेकिन ड्रोन का एक केबल टूट जाता है जिससे वो मशीन को उठा नहीं पाता। पॉल के डैड अपने लोगों को बचाना चाहते हैं इसलिए वो अपने फ्लाइट को नीचे लेकर आते हैं। पॉल फ्लाइट से बाहर आता है। उसे विषण आना शुरू हो जाता है जो उसे बार बार सपने में आया करते थे। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। उन्हीं का आदमी उसे उठाकर फ्लाइट में लेकर जाता है। रेत का कीड़ा उस मशीन को निगल लेता है। पॉल अपनी मॉम को बताता है कि उसने अपने विजन में फिर से उस नीली आंख वाली लड़की को देखा। साथ में उसने फ्रीमन के पवित्र चाकू को भी देखा। ये चाकू फ्रीमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसने विजन में अपनी छोटी बहन को भी देखा जो अब तक पैदा नहीं हुई है। पॉल को फ्यूचर में जो होने वाला है वो विजन आता है। डॉक्टर पॉल और उसके डैड को नींद की दवा देता है क्योंकि वो दोनों घायल हैं। पॉल के पिता जब सोए रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाज आती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। वो देखते कि वहाँ पे किसी लेडी को मार दिए हैं। तभी उनके शरीर में एक नीडल आके लगती है जिस कारण वो बेहोश होने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। ये सब डॉक्टर ने रॉबन के कहने पर किया था। डॉक्टर ड्यूक को बताता है कि रॉबन के कब्जे में मेरी वाइफ है।
उनके कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ा। डॉक्टर ड्यूक को एक नकली दांत लगाता है और कहता है, जब रेवन तुम्हारे सामने आए तुम इस दांत को दबा देना, इससे जहरीली गैस बाहर निकलेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। हार्कोनन्स ड्यूक की आर्मी पर हमला कर देते हैं। उनके अचानक से हमला करने की वजह से ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते। पॉल और उसकी माँ को भी पकड़ लेते हैं। पॉल और उसकी माँ के अंदर एक पावर है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करके वहाँ के लोगों के बीच लड़ाई करवा देते हैं। दोनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि हार्कोनन्स ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है। रेवन के पास डॉक्टर आता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। रेवन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को मार डाला, और डॉक्टर को मार डालता है। रेवन ड्यूक को मारने के लिए आता है। ड्यूक अपनी नकली दांत को तोड़ के वो जहर रेवन पर छोड़ता है। इस जहर के कारण ड्यूक खुद मारा जाता है। रेवन अपनी एनर्जी शील्ड की वजह से नहीं मरता, लेकिन थोड़ा कमजोर हो जाता है और उन्हें मार देते हैं। दोनों रेगिस्तान से दूसरी जगह जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ डंकन मिलता है। डंकन बताता है कि फ्रेमन हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ये लोग फ्रेमन की जगह पर आते हैं। डॉक्टर काइन भी एक फ्रेमन है। वो इन लोगों को बताती है कि पहले इस प्लानट को रहने लायक बनाया जा रहा था, जिसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें यहाँ पर खनिज मिला। फिर लोगों ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया, सिर्फ खनिज को निकालने में लग गए। पॉल उनसे कहता है कि मेरे पिता हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते थे। मैं फ्रेमन के साथ मिलकर अपनी आर्मी बनाऊंगा और बैरन की आर्मी से लड़ूंगा। जब मेरी आर्मी बहुत बड़ी हो जाएगी तब मैं सम्राट के खिलाफ युद्ध का ऐलान करूंगा। तभी वहाँ बैरन के लोग हार्कोनन्स वहाँ जाते हैं और इन पर हमला करते हैं। पॉल का दोस्त डंकन इनको रोकने के लिए लड़ाई करता है, लेकिन वो इस लड़ाई में मारा जाता है। पॉल ने ये सब अपने विजन में देखा था। फ्रेमन में एक लड़की जिसका नाम चैनी है। इसी लड़की को पॉल ने अपने विजन में बार बार देखा है। वो पॉल और उसके मॉम को वहाँ से ले जाकर एक फ्लाई ऑब्जेक्ट में बैठा के भेज देती है और उन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए चली जाती है। वो रेगिस्तान में अपने एक डिवाइस को लगाती है। वाइब्रेशन से रेत में रहने वाला सैंडवर्म बाहर निकल कर आता है और हार्कोनन्स को निगल लेता है। पॉल और उसकी मॉम ऑब्जेक्ट फ्लाइट में जाते हैं। उनका फ्लाइट तूफान में फंस जाता है और क्रैश हो जाता है। हार्कोनन्स आकर बैरन को बताते हैं कि पॉल और उसकी मॉम दोनों तूफान में फंस के मर गए। ये सुन के बैरन बहुत खुश होता है। वो आदेश देता है कि वहाँ पे जितने भी फ्रेमन हैं सबको मार डालो। पॉल और उसकी मॉम रेगिस्तान से एक कबीले की तरफ जा रहे हैं। ये कबीला उस नीली आंख वाली लड़की का है जिसे पॉल ने विजन में देखा है। पॉल उसे नहीं बताता कि उसने उसे सपने में देखा है। ये सब लोग पॉल को एक मसीहा समझते हैं, लेकिन उसी कबीले का एक योद्धा होता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि पॉल एक मसीहा है। वो कहता है कि अगर ये मसीहा है तो मुझसे लड़ना होगा। तभी चैनी पॉल को एक चाकू देती है जो उनका पवित्र चाकू है। इस चाकू को भी पॉल ने अपने विजन में देखा था। चैन भी पॉल को मसीहा नहीं समझती। वो जैसे ही उस योद्धा के साथ लड़ने को जाता है उसे एक विजन आता है। उसमें एक आवाज आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो अपने अंदर के इंसान को तुम्हें बदलना होगा। पॉल उस योद्धा को पूरी तरह से अपने काबू में लेकर आ जाता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता है क्योंकि आज तक उसने कभी किसी को नहीं मारा। तभी उसे अपने विजन का याद आता है। उसने कहा था कि तुम्हारे अंदर के इंसान को तुम्हें बदलना होगा। वो उस योद्धा को मार देता है। वो सारे फ्रेमन को बताता है कि मैं तुम लोगों के साथ मिलके बैरर के आर्मी हार्कोनन्स को खत्म करना चाहता हूँ। उसके बाद सम्राट को सब लोग उस योद्धा को दफना कर आगे की तरफ निकलते हैं जहाँ पर और भी फ्रेमन हैं। पॉल देखता है कि सैंडवर्म के ऊपर एक फ्रेमन सवारी करते हुए जा रहा है। चैनी पॉल से कहती है कि ये तो एक शुरुआत है। इसी के साथ ड्यून यहीं पर खत्म होती है। आगे हम ड्यून 2 की स्टोरी देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हार्कोनन्स के लोग अट्रेडिस के लोगों को मार के जला देते हैं। बैरन अराकिस ग्रह को फिर से अपने कब्जे में पाकर अपने भतीजे रब्बान को वहाँ का शासन घोषित करता है। ये बात सम्राट और उसकी बेटी इरुलान को पता चलती है। पॉल को अपनी माँ के पेट में रह रहे बहन का विजन आता है। वो अपने पिता के मौत के बारे में और उसके पैदा होने से पहले यहाँ पे सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं, ये डर उसको बताता है। हार्कोनन्स फ्रेमन लोगों को मारने के लिए रेगिस्तान में ढूंढते हैं। फ्रेमन जेसिका के साथ मिलके हार्कोनन्स को मार देते हैं। उनकी लाशों को सैंडवर्म को खिला देते हैं। अचानक से हार्कोनन्स गायब हो जाने से रब्बान को चिंता होने लगती है। उसे चिंता करते देख रब्बान का एक योद्धा आकर उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने को कहता है। सुनते ही रब्बान को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारता है और कहता है कि जल्दी से फ्रेमन को मार डालो। यहाँ स्टील कर अपने साथियों के साथ पॉल और जेसिका को लेकर फ्रेमन के द्वारा बनाए गए गुफा में आता है। ये गुफा खतरे के समय सबको इकट्ठा होने के लिए बनाया गया है। वहाँ आने के बाद पॉल और जेसिका को पता चलता है कि उनको लेकर यहाँ के लोगों को दो भावनाएं हैं। कुछ लोग भविष्यवाणी को सच मानते हैं कि एक माँ और उसका बेटा अराकिस पर आजादी और खुशी लेकर आएगा। इसी वजह से वे लोग पॉल को अपना मसीहा मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग जासूस हैं। फ्रीमन की कम्युनिटी पॉल का भविष्य तय करने के लिए उसे रेगिस्तान के हवाले करने को कहते हैं।
ताकि रेगिस्तान इसकी नियति को तय करे। जेसिका के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन पॉल फ्रेमन लोगों की मदद से सम्राट तक पहुंचना चाहता है। उसे अपने पिता का बदला लेना है। स्टीलगर जेसिका को एक जगह में लेकर जाता है। वहाँ बहुत सारा पानी रहता है। वो कहता है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है। हमारी पूज्य माता मरने वाली है, आपको उनकी जगह लेनी होगी क्योंकि आपके अंदर सुपर पावर है। वो इस बात के लिए मान लेती है। वो पॉल को ये बातें बताती है। इस अनुष्ठान में अब तक की पूज्य माताओं के दुख और दर्द को मुझे दिया जाएगा। ये सब मुझे सहना होगा। जेसिका को पूज्य माँ बनाने के लिए तैयारी शुरू होती है। उसको उनकी पूज्य माता के सामने लाया जाता है और उसे जीवन का जल दिया जाता है। वो एक प्रकार का जहर रहता है। अगर इस जल को कोई साधारण इंसान पी ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। पॉल को चैनी के दोस्त कहते हैं, तुम मसीहा हो, दक्षिण के लोग ही मानते हैं। पॉल पूछता है, स्टीलगर कैसे मानता है? वो बताते हैं कि वो भी दक्षिण से है। जेसिका जहर पीते ही दर्द से तड़पने लगती है। तभी उनकी पूज्य माँ को पता चलता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है। उसके पेट के अंदर बच्चे के दिमाग को ये जल जागृत कर देता है। ये बात सिर्फ पॉल को ही मालूम है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। जहर पीने के बाद भी जेसिका जिंदा रहती है। स्टीलगर और उनके लोगों को यकीन हो जाता है कि ये हमारी अगली पूज्य माँ है। भविष्यवाणी सही थी। चैनी और उसके दोस्त भविष्यवाणी को मानने के लिए तैयार नहीं रहते। वे लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी पॉल बताता है कि ये चमत्कार नहीं है। उसकी माँ को पहले से ही जहर को सहन करने की शक्ति है। मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम लोगों के तौर तरीके सीखने आया हूँ। ये बात सुन के चैनी शांत हो जाती है। स्टीलगर और उनके साथियों को अभी भी पॉल की मसीहा होने पर कोई शक नहीं। जेसिका बताती है कि तुम्हारी बहन मुझसे बात करने लगी है, उसे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। स्टीलगर पॉल को रेगिस्तान में लाकर वहाँ के खतरों को बताता है। चैनी उस रेत पर चलने का तरीका बताती है और बताती है कि यहाँ पर कैसे जिया जाता है। हारकोनन फ्रेमन को ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। पॉल चैनी को हमला से बचाते हुए फ्रेमन की मदद से हारकोनन्स के आर्मी को खत्म कर देता है। स्टीलगर पॉल की बहादुरी को देख के उसकी तारीफ करता है। पॉल को वो लोग अपने लोगों में से एक समझने लगते हैं। चैनी और पॉल की दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। दोनों किस करते हैं। पॉल फ्रेमन लोगों के साथ मिलकर हारकोनन्स को खनिज नहीं निकालने देता। बारन रब्बन को बताता है कि उनके काम पर बहुत बाधाएं आ रही है। पॉल को विषण आता है। वो चैनी को बताता है कि एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूख से मर जाएंगे। पॉल एक सैंडवर्म को बुलाकर उसकी सवारी करता है, जो यहाँ का सबसे बड़ा सैंडवर्म है। भविष्यवाणी की एक और बात सच साबित होती है। ये बात जेसिका हर जगह बताने को कहती है ताकि सारे फ्रेमन पॉल के साथ रहें और वो दक्षिण की तरफ जा सके, जहाँ लोग भविष्यवाणी को सच मानते हैं। फ्रेमन जेसिका को दक्षिण की तरफ ले जाने की तैयारी करते हैं। पॉल उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसे डर है कि उसके जाते ही युद्ध शुरू न हो जाए। तभी जेसिका के पेट के अंदर पल रही बेटी पॉल को एक सलाह देती है, तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। राजनैतिक गठबंधन के लिए खुद को बचा के रखना चाहिए। पॉल को विजन में एक चेहरा दिखता है। वो चेहरा उसकी माँ जेसिका का है। पॉल हारकोनन्स के गोदाम को उड़ा देता है। रब्बन फ्रेमन की जगह पर हमला कर देता है। सम्राट और उसकी बेटी इरुलाल का मानना है कि अट्राइटिस वंश के साथ पॉल और जेसिका भी मर चुके हैं। मदर मोहियम कहती है कि अगर पॉल जिंदा है तो उसे सच मालूम होगा कि ये सब चाल सम्राट की है, जिसके कारण उनका वंश खत्म हो चुका। अगर ये बात वो बाकी लोगों को बताएगा तो सम्राट को चुनौती मिलेगी, जिस कारण सम्राट को अपना शासन छोड़ना पड़ेगा। हमें पता लगाना होगा कि बारून का दूसरा भतीजा, जो रब्बन का भाई है, वो अराकिस का अगला शासन बनेगा। उसे हम कैसे अपने कब्जे में ला सकते हैं। यहाँ रॉथा के जन्मदिन पर बारून एक गेम रखते हैं। रॉथा गेम में सबको मार डालता है। बारोन राथो को अराकिस का शासन घोषित करता है। उसे लगता है कि रब्बन मर चुका है, उसका कोई पता नहीं रहता। मदर मोहियम मार्गेट नाम की बैन गैमरेट को रॉथा की कमजोरी और उसके वंश को अपने कोख में धारण करने को कहती है, ताकि वो हमेशा उनके कब्जे में रहे। मार्गरेट अपने काम में कामयाब हो जाती है। वो मदर मोहियम को बताती है कि रॉथा को शिक्षकों से कंट्रोल किया जा सकता है। अराकिस में पॉल के पिता का दोस्त और पॉल को तलवारबाजी सिखाने वाला गुर्नी हारकोनन के पास से खनिज चुराने की कोशिश करता है। फ्रामन के साथ लड़ाई में पॉल उसे पहचान लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। पॉल बताता है कि हमारे पास हथियार की कमी है। उन्हें गुर्नी एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पॉल के पिता ड्यूक हथियार को छुपा के रखे थे। वहाँ बहुत सारे हथियार रहते हैं। जेसिका दक्षिण में मसीहा के आने का प्रचार करती है। पॉल उत्तर में खनिज की पैदावार को रोक देता है। ये बात इरुलान को पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि ये सब बातें युद्ध की तरफ इशारा करती है। जेसिका को जीवन का जल देने के लिए एक सैंडवर्म को पानी में डुबोकर मारने के बाद उसके अंदर से जीवन का जल निकालकर जेसिका को देते हैं। जेसिका कहती है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर मसीहा आने वाला है, उसे देने के लिए इस जल को बचा के रखो। राता फ्रामन की गुफा पर हमला करके उसे नष्ट कर देता है।
दक्षिण की वार काउंसलिंग सभी लीडरों को मीटिंग के लिए बुलाती है। स्टील गर्ल जख्मी होने की वजह से अपनी जगह पर पॉल को जाने को कहता है। पॉल ने अपने विजन में जो युद्ध को देखा था वो दक्षिण में ही हुआ था। वो डर के वहाँ जाने से इनकार करता है। रेगिस्तानी की आत्माएं पॉल को जीवन का जल पीने को कहती है ताकि वो भविष्य को साफ से देख सके। पॉल चैनी के एक दोस्त को उनकी गुफा में छोड़ के दक्षिण की तरफ निकल पड़ता है। तभी रौता वहाँ पर आके उस लड़के को मार देता है। दक्षिण पहुंचकर पॉल जीवन का जल पी लेता है। विशन में उसकी बहन समुद्र के किनारे दिखाई देती है। अब वो एक टीनएज है। वो उनके परिवार के कुछ राज बताती है। पॉल के पास चैनी आती है। वो देखती है कि जीवन का जल जो जहर है उसे पीने की वजह से पॉल की मौत हो जाती है। स्टीलगर कहता है कि पॉल मसीहा है, उसे रेगिस्तानी की बसंत के आंसू जिंदा कर सकते हैं। जेसिका की पावर से चैनी अपने आंसू को जीवन के जल में मिलाकर पॉल के होठों पर लगाती है। पॉल जिंदा हो जाता है। पॉल को जिंदा देख सब उसके आगे झुक जाते हैं। पॉल उसकी माँ से कहता है, तुम बारोन की बेटी हो, ये बात मेरे पिताजी को मालूम था। वो कहती है कि ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने जीवन का जल पिया। पॉल पूरे फ्रेमन के सामने आता है। उसे स्टील गर्ल को मार के उसकी जगह लेने को कहा जाता है। पॉल ये परंपरा को रद्द करके अपने आप को मसीहा घोषित करता है और कहता है कि मैं तुम सब लोगों को स्वर्ग लेके जाऊंगा। उसकी बातों पर सब विश्वास करते हैं, लेकिन चैनी को ये विश्वास नहीं होता। अपने पिता ड्यूक की मोहर लगाकर सम्राट को चुनौती भेजता है। तभी इरुलान को पता चलता है कि अट्राइटिस के वंश को खत्म करने की चाल मदर मोहियम की थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आने वाले समय में सम्राट को शासन से हटा दिया जाएगा, फिर अट्राइटिस का राज चलने लगेगा। वो चाहती थी कि सम्राट का वंश आगे शासन करे, इसलिए उसने ये चाल चली। वो बताती है कि जो राज गद्दी में बैठेगा उसके साथ राजकुमार इरुलान की शादी होगी। सम्राट राजकुमार इरुलान और मदर मोहियम के साथ अराकिस जाता है। पॉल अपने साथियों के साथ युद्ध की तैयारी करता है। सम्राट बारोन से पूछता है, मुझे चुनौती किसने दी? ये सुन के बारोन हैरान हो जाता है। सम्राट कहता है, ड्यूक जिंदा है, तुमने अभी तक उसका पता नहीं लगाया। फिर वो बारोन की सप्लाई सपोर्ट सिस्टम को तोड़ने का आदेश देता है। तभी रेत का तूफान आता है। पहाड़ियाँ तूफान को रोक देती है। पॉल पहाड़ी को तोड़ के रेत के तूफान को युद्ध क्षेत्र में आने का रास्ता देता है। पॉल सैंडवाम पर बैठकर बारोन और उसकी सेना पर हमला करता है। फिर पॉल बारोन के सिंहासन कक्ष में आकर सबके सामने बारोन को ग्रैंडफादर बोल के उसकी हत्या कर देता है। फिर वहाँ के लोगों को बंदी बना देता है। पॉल के कहने पर बारोन की सारी सेना को मार डालते हैं। फिर फ्रेमन हार्कोनोन्स की लाशों को फ्रेमन की लाशों को जैसे जलाए थे वैसे जलाते हैं। पॉल चैनी से कहता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुमसे प्यार करता रहूंगा। तभी वहाँ सम्राट आता है। पॉल अपना परिचय देता है, मैं पॉल अट्राइटिस, ड्यूक लोटो अट्राइटिस का बेटा। सम्राट उसे कहता है कि एक सेवक के रूप में तुम मेरे चरणों में झुकोगे। पॉल सम्राट से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी का हाथ तुमसे मांगता हूँ, वो सुरक्षित रहेगी और हम साम्राज्य पर एक साथ शासन करेंगे। ये सुनकर चैनी को समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है। पॉल सम्राट से पूछता है कि तुम्हें मेरे पिता के लिए जवाब देना होगा। सम्राट कहता है कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे पिताजी को क्यों मारा? क्योंकि वो एक कमजोर आदमी था। पॉल कहता है कि मेरे पिताजी कमजोर नहीं थे, वो सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। पॉल कहता है कि मेरे साथ आप लड़ोगे या किसी और को भेजोगे? तभी रौथा कहता है कि इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। वो पॉल से लड़ाई करता है। रौथा पॉल को चाकू से मार देता है। सब समझते हैं कि पॉल मर गया। पॉल उसी चाकू से रौथा को मार डालता है। फिर वो चाकू लेकर सम्राट की तरफ आता है। उसे देख के राजकुमारी इरुलान कहती है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और राजगद्दी सिर्फ तुम्हारा ही होगा। पॉल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सम्राट चुपचाप खड़ा रहता है। पॉल अपने पैरों को जमीन पर मारता है। सम्राट झुक के पॉल के पिता ड्यूक की मोहर लगी रिंग को चुमकर अपनी हार स्वीकार करता है। ये देख के वहाँ खड़े सारे लोग पॉल के सामने अपना सर झुकाते हैं। चैनी वहाँ खड़े होकर पॉल को घूरती है। पॉल अपनी आर्मी को स्वर्ग की तरफ जाने का आदेश देता है। स्वर्ग सम्राट का ग्रह है, वहाँ सब जाने लगते हैं। बाकी ग्रह के लोग पॉल को सम्राट मानने के लिए इनकार करते हैं। तभी पॉल की बहन अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है। जेसिका बताती है, तुम्हारे भाई ने सम्राट से युद्ध छेड़ा, ये महान और पवित्र युद्ध की शुरुआत है। चैनी वहाँ से बहुत गुस्से से जाती है। वो पॉल के फैसलों से टूट गई रहती है, क्योंकि पॉल ने कहा था कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसे प्यार करेगा। वो वहाँ से जाने लगती है। रेत में वाइब्रेशन करके सैंडवाम को बुलाती है और उसकी सवारी करके वो कहीं जाना चाहती है। ऐसे ये मूवी खत्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।